नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और कल झारखंड सरकार की पूर्ण बजट आने वाला है 25-26 का। आइए आज चर्चा करते हैं कि आखिर झारखंड के जनता के हित में जो बजट आने वाला है उसका स्वरूप कैसा होगा। आइए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और बजट के विशेषज्ञ कह सकते हैं कि आय व्यय की लेखा जोखा जो होता है उसके विशेषज्ञ हमारे पास भी मौजूद हैं। तो चर्चा करेंगे इस बात पे कि किस तरह का स्वरूप होगा बजट का, क्या बजट में मुख्य बिंदु आने चाहिए जिससे जनता का भला हो सके। किशोर, कह सकते हैं कि झारखंड राज्य का जो बजट है उसका आकार क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं राज्य की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने संकेत दिया है कि राज्य की जनता के ऊपर में कोई अतिरिक्त कर या बोझ नहीं डाले जाएंगे। दूसरा कि जनता का बजट होगा, जनता के राय से बनाया गया बजट है। कई संगठन के से वित्त मंत्रालय के संपर्क हुए, बैठकें हुई माननीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी, और यहाँ तक कि कांग्रेस संगठन के लोगों ने भी अपनी राय बजट के में दिया है, और उसको लेकर भी हमारे प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने चर्चा की, मीटिंग की। तो हम बहुत गंभीर हैं कि आने वाला साल क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, क्या हमारा सोच है पार्टी का, वो उसकी झलक आपको देखने को मिलेगा। और हम लोग देखते आ रहे हैं, मतलब रामेश्वर राव जी के वित्त मंत्री रहते 80,000 करोड़ से 75,000 करोड़ से शुरू हुआ था। आज बजट का आकार लगभग 1,28,000 करोड़ का है। तो हमें ये उम्मीद करते हैं कि इस बार 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट होना चाहिए। हालांकि वो तो कल सार्वजनिक रूप से सामने आएगा, लेकिन जनता के हित में होगा, गरीबों के भलाई के लिए होगा, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के लिए होगा, और आने वाला एक वर्ष झारखंड वासियों के लिए सुनहरा काल होगा, ऐसा हम मानते हैं। तो हमारे साथ हैं आर्थिक मामलों के जानकार सूर्यकांत शुक्ला जी। आइए जानते हैं उनसे कि क्या 1.5 लाख करोड़ के बजट में झारखंड की 3.5 करोड़ जनता का भला हो पाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है और बजट बढ़ाने की एक सीमा होती है। हमारे आय के संसाधन क्या हैं? आय के संसाधन जो है वो हमें सीमित करते हैं, बांध देते हैं कि बजट इतना ही बढ़ेगा जो है। अगर बजट ज़्यादा बढ़ाएंगे आय के साधनों से तो हमें बहुत उधारी लेनी पड़ेगी, जिसकी सर्विसिंग में बहुत ज़्यादा हमको ब्याज भराई करना पड़ेगा। तो हम अच्छे कामों के लिए, असेट क्रिएशन के लिए पैसे को नहीं निकाल पाएंगे। तो बजट बढ़ाने की एक सीमा होती है और ये आय के संसाधन पे डिपेंड करती है कि बजट कितना बढ़ेगा। अमूमन 10% 12% बजट बढ़ता रहा है। और आय का जो टैक्स कलेक्शन है, संग्रह, राजस्व संग्रह है, ये भी इसी अनुपात में 10%। अभी जो आर्थिक सर्वे आया है इसमें बताया गया है कि 9.4% के दर से आय संसाधन बढ़ रहे हैं, राजस्व बढ़ रहा है। और क्या तो थे बजट का राज्य के योजनाओं पर खर्च होंगे या फिर राज्य के कल्याण के लिए या जनता के कल्याण के लिए खर्च होंगे। लेकिन एक सवाल यह भी बनता है कि जो बजट बनेगा उसमें आप भी जानते होंगे कि झारखंड में यूँ कहें कि पूरे भारत में किसान, कृषि का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र जो है बहुत अहम होते हैं। और खासकर देखा जाए तो कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य मूलभूत रहता है किसी भी सरकार की केंद्र में लेकर के बजट बनाया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही लोग हैं। तो इसको लेकर के किस तरह की योजनाएं होगी आपके अनुमान से? देखिए, अगर हम आज बजट पर बात करने बैठे हैं तो 2-3 वर्षों से राज्य सरकार का ट्रेंड ये रहा है कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एक्सपेंडिचर जो है, बजट का जो प्रावधान है, वो घटाए जा रहे हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि कहीं बढ़ाए नहीं जा रहे हैं, दूसरे विभागों में बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन ये जनता की मूलभूत सुविधा से रिलेटेड ये विभाग हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा हम जानते हैं, और चूंकि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है तो यहाँ उस पर भी
हमको फोकस देने की आवश्यकता है। उसमें बजट को कटौती सरकार की ओर से नहीं करें, लेकिन देखने को ये मिला है पिछले 5 सालों में, या उससे पहले भी हम कहें, कि अगर विभाग वाइज अगर हम समीक्षा करें तो कृषि विभाग में एक्सपेंडिचर में भारी कमी देखने को मिला है, या हम कहें कि बजटीय प्रावधान की राशि कम समय पर खर्च नहीं हो पाए हैं। मतलब इसको हम पुअर मानते हैं, बहुत खराब ये हुआ है जब खर्च हुए हैं अन्य विभागों के तुलना में। मैं ये कहना चाहूँगा कि अन्य विभागों के तुलना में किसी किसी विभाग में 94%, 96%, 90% खर्च होते हैं, लेकिन दूसरे तो ये भी एक वजह हो सकता है कि ये भी एक वजह विशेषज्ञों ने माना होगा, तो उसमें बजटीय प्रावधान को कम किया गया। लेकिन अभी भी 3800 करोड़ रुपया वर्तमान चालू सत्र में कृषि में बजट है। तो ये जो बजटीय प्रावधान है ये कम नहीं माना जा सकता है। ये अगर हम सही रूप से अगर खर्च करें, लोगों को जो है वहाँ तक अगर देने का काम करें, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सवाल यह है कि शिक्षा, जो सबसे ज़्यादा मूलभूत चीज़ें हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा जहाँ तक कि मुफ्त होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों के हालात आपसे छुपी नहीं है, आप लोग देखते हैं व घूमते हैं तो छुपी हुई नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर एक ही रूम के अंदर 3-3 क्लास चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं लगता है कि सरकार को इस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी को एजुकेट कर देंगे तो ना आपको कभी नौकरी मांगने जाएगा, वो तो खुद ब खुद रोजगार भी कर सकता है। तो शिक्षा पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष खर्च करने की जरूरत है। आपसे थोड़ा मेरा विचार भिन्न है। भिन्न इसलिए है कि अगर कोई विभाग का एक एक गांव तक पहुंच है तो वो है स्वास्थ्य और शिक्षा। हर पंचायत में हेल्थ सेंटर है, डबल स्टोरेज। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 61% यहाँ चिकित्सक यानी डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की पदें रिक्त हैं, 61%। उसी तरह अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम जाएं तो आपको याद होगा पूर्वोत्तर सरकार रघुवर दास की थी, उन्होंने 5000 स्कूल को बंद कर दिया कि वहाँ विद्यार्थी नहीं आते हैं, दूर है, ये है माध्यमिक शिक्षा। तो मेरा कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है शिक्षा और स्वास्थ्य के, कमी है मैन पावर का। हम शिक्षक नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। तो आप ही लोग करिएगा ना। मेरी बात को सुनिए, शिक्षकों की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं, अब केंद्र से भी बहुत चीज के ग्रांट आते हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक रूप से भेदभाव देखने को मिलता है। तो हमको झारखंड में या झारखंड के लोगों का या पक्ष या विपक्ष को यहाँ नियुक्ति प्रक्रिया को सरलीकरण करने से, स्थानीय लोगों को मौका देने से इन समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है। ये लेकिन इसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा कहना यह है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमको आज भी मैन पावर की कमी है, और ये बड़ा वजह रहा है कि इस तरह की चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है आपसे कि सीए जी का रिपोर्ट आपने देखा होगा, सुना होगा। उसमें स्वास्थ्य को लेकर के काफ़ी कही गई कि कुछ बिल्डिंग तो हैं, जो अभी आपने कहा बिल्डिंग तो हैं, लेकिन डॉक्टर नदारत है, कारण आपने खुद भी बताया। तो इसकी नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जब से झारखंड बना है, एक लंबा कालखंड जो है बीत चुका है, यानी कि 25 वर्ष हो गए हैं, और इन 25 वर्षों में अगर देखा जाए तो 18 वर्ष लगभग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली यहाँ सरकार रही। कभी कभी आप मुख्यमंत्री का बयान देखते होंगे या सुनते होंगे कि कचरा साफ कर रहे हैं, या इस तरह की कुछ बातें बोलते हैं कि मतलब अब एक स्ट्रांग नींव जो है सो रख दिया गया है। तो उसको आज आप जाइए ना, कोई चीज का नियुक्ति करिए,
भारतीय जनता पार्टी के पास एक पीआईएल गैंग है, वो चला जाता है हाई कोर्ट उसको बाधित करने के लिए। वो योजना स्ट्रेटेजिकली काम करते हैं वो लोग। अगर आप रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री रहे, एक भी जेपीएससी नहीं कराए, 3 कराए हेमंत सोरेन, अभी चौथा का रिजल्ट देने जा रहे हैं। माने प्रयास सरकार करती है तो उसको सीधे तौर पे तो नहीं, एक सीधे तौर पर भी आक्रमण होते हैं, लेकिन दूसरे तौर पर भी आक्रमण करके उसको माने लीगली उसको फंसाया जाता है, ताकि वो कोर्ट कचहरी के मामले फंस जाएं और ये सारी चीज़ें प्रक्रियाएं बाधित हो जाएं। हम बिल्कुल पक्षधर नहीं है कि टेम्पररली पारा शिक्षक रखे जाएं, टेम्पररली रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएं। क्या होता है ये संविदा, क्या होता है? आप नौकरी दीजिए, उसको स्ट्रांग बनाइए। तो ये कमियां हैं, इसको दूर करने की फ्यूचर में आवश्यकता है। एक सवाल है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और केंद्र वेन्यू एक्सपेंडिचर में कंडीशन होते हैं। हमारे साथ आर्थिक मामलों के जानकार हैं, इनसे बात करेंगे इस मामले पे। सर, एक सवाल यह है कि दो चीज़ें सुनने को तो मिलती है, जनता को समझ में नहीं आता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और वेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? आखिर इसकी जानकारी हम अपने जनता को भी देना चाहते हैं, क्योंकि जनता सुन तो ली कि हाँ बजट आया इतना इतना, अब दूसरे दिन अखबार पढ़ती है, अखबार वाले समझ के बताते हैं कि क्या क्या हुआ, तब जाके उसको समझ में आता है कि नहीं नहीं ये चीज़ फलना चीज़ महंगा हो गया, ये मद में गया। आखिर ये टर्म है वो है क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार के जो खर्चे हैं, ये दो मद में मोटे मोटे तौर पे विभाजित होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा। आम भाषा में इसको ऐसे जान लीजिए, एक घर के खर्चे को चलाने के लिए, राशन का खर्चा चलाने के लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। एक घर का मालिक कुछ असेट क्रिएट करना चाहता है, लैंड खरीदना चाहता है, एक फ्लैट खरीदना चाहता है और उसके लिए वो पैसे लगाता है, तो वह कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर घर का खरीदना एसेट का क्रिएशन हो गया, वो उनकी पूंजी को बढ़ा रहा है, वो रिटर्न दे रहा है, उसका अप्रिसिएशन हो रहा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को इकोनॉमी में रिटर्न देने वाला माना गया, प्रोडक्टिव माना गया, उत्पादक माना गया। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो घर के खाने के लिए खर्चे के लिए, कपड़े के खर्चे के लिए, रेंट देने के लिए, बिजली का बिल देने के लिए, वो रेवेन्यू रिकरिंग एक्सपेंडिचर है। तो वो एक्सपेंडिचर जो है रिटर्न तो नहीं करता है, लेकिन वो भी जरूरी है, उस पर भी करना है। सरकार कल्याणकारी सरकार है, जिसको कि सभी कल्याण देखना है, जरूरी खर्चे देखना है, रोजमर्रा के खर्चे देखना है। अब इसमें जो सरकार रोजमर्रा के खर्चे के लिए उधारी लेती है, तो उसको कहते हैं कि रेवेन्यू डिफिसिट, उसका रेवेन्यू डिफिसिट हो गया, कम हो गया। तो ये सरकार के लिए अच्छी स्थिति नहीं होती है। झारखंड का क्या है, ये रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, ये अपने जरूरी खर्चों को अपने ही राजस्व आय से पूरा कर लेता है। ये किसी भी राज्य के लिए सुखद स्थिति होती है कि वो अपने राजस्व खर्चों को अपनी राजस्व आय से पूरा कर ले, और झारखंड ऐसा करने में सफल रहा है। अब असेट क्रिएशन के लिए उसको उधारी लेना पड़े, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए उधारी लेना पड़े, तो वो तो रिटर्न देने वाला है, इकोनॉमी में कुछ रिटर्न देगा, तो वो उधारी ली जा सकती है, वो उधारी प्रोडक्टिव है, उस उधारी को लेने का साहस सरकार को करना चाहिए राज्य के विकास के लिए। सवाल यह है कि अभी आपने सुना कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा स्वास्थ्य को लेकर के। अच्छा, सीएजी की रिपोर्ट आपने भी देखी होगी, कई रिपोर्ट थी स्वास्थ्य को लेकर के खासकर। क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो खर्चे हैं या फिर जो कमियां हैं जो कैग की रिपोर्ट में दिखाई गई है, क्या लगता है आपको कि कितना तथ्यात्मक था वो और कितना सुधार की ज़रूरत है? कैग के जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रिपोर्ट आती है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन को देखने के लिए विधानसभा में लोक लेखा समिति है। लोक लेखा समिति उनकी ऑब्जर्वेशन को देखती है और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को और कैग के पदाधिकारियों को बुलाती है, उसको समझती है, फिर वो सरकार के सामने उन बातों को अपना मंतव्य देती है। तो ये कैग का ऑब्जर्वेशन है, कैग का ये ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर एक कमी पाई गई। वो लोक लेखा समिति विधानसभा की जो है वो उसको देखेगी, दोनों अफसरों को, संबंधित अफसरों को बुला करके इसकी जांच पड़ताल करेगी, देखेगी, फिर वो एक निष्कर्ष पे पहुंचेगी। आपको क्या लगता है? आपको वो तो प्रशासनिक प्रक्रिया है, वो दोनों लोग करते रहेंगे, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, चूंकि आप भी देख रहे थे? कहीं कमी है तो लोक लेखा समिति देखेगी जो है, और लोक लेखा समिति के ऑब्जर्वेशन पे, उसके कंक्लूजन पे सरकार निर्णय लेगी। कमियां आपको भी दिखी? हम तो नहीं देख पा रहे हैं ना, हम उनके ऑब्जर्वेशन को पढ़ रहे हैं जो है,
उनकी ऑब्जर्वेशन को फाइनली लोक लेखा समिति जो विधायी व्यवस्था में बना हुआ है वो देखेगी जी। तो एक और सवाल है कि किशोर जी आपसे कि सरकार की जो वित्तीय प्रबंधन है जो कि हर सरकार की रहती है अपनी और इस सरकार की भी है, तो उसके बारे में जो क्या कहेंगे, कहाँ से किस तरह से प्रबंधन को मैनेज करेगी? चूँकि आप भी देख रह सकते हैं कि एक बड़ी योजनाएं चल रही है, मैया सम्मान योजना, उसके लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कह सकते हैं कि आधी आबादी झारखंड की जो है महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, आपकी सरकार है, तो उन लोग के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए भी क्या अलग से बजट बनाया जाएगा इसमें? देखिए, जहाँ तक सरकार का वित्तीय प्रबंधन का सवाल है, सरकार के वित्तीय प्रबंधन अच्छे हैं, सुधारात्मक स्टेज में हैं। पहले डॉक्टर रामेश्वर राव 5 साल वित्त मंत्री रहे थे, तो उन्होंने वित्तीय प्रबंधन का एक अच्छा नमूना पेश किया था और लास्ट आवर में चर्चाएं होती थी, तो उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के पास वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी और भी इस तरह की एक आध योजनाएं अगर सरकार निर्णय लेगी तो वित्त विभाग इसके लिए तैयार है। तो इसका तात्पर्य है कि वित्त विभाग अंदर से मजबूत है और आने वाले ये राधा कृष्ण किशोर जी का पहला बजट आप आने वाला है कल, तो ये है, तो विभाग और मंत्री स्ट्रांगली इसको अगर मूव करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई जो है सो कमी महसूस वेलफेयर स्कीम चलाने में, विशेष करके मैया योजना, ये सबको नहीं है। हाँ, आंतरिक संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता हमेशा होती है, तो ये आंतरिक संसाधन बढ़ाने का हो, ये सरकार का भी टारगेट होता है कि रेवेन्यू कलेक्शन, जिसको हम कहते हैं कि रेवेन्यू हमारा कैसे बढ़े। तीसरा, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा केंद्र के पास हमारा जो बकाया है, देखा होगा आज उसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया है। तो विरोधाभास, केंद्र की सरकार, मंत्री आते हैं तो कहते हैं हाँ बात करेंगे, है, लोकसभा में बोलते हैं कि कोई बकाया नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की हकमारी केंद्र के द्वारा की जा रही है, हो रही है। अब ये आगे और टकरार, देखिए संघीय व्यवस्था में टकरार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जिसका जो वाजिब हक है उसको मिलना चाहिए, चाहे वो आपके विचारधारा से ताल्लुक रखते हो अथवा ना रखते हो, ये जनता की बात है। और कोई सरकार अगर केंद्र की हो या राज्य की हो, अगर चुन के जगह पर आ जाता है तो वो सबके लिए होता है, पूरे राज्य के लिए होता है, सभी जनता के लिए होता है, पक्ष विपक्ष सबके लिए होता है। तो ये चीज़ का होना बहुत आवश्यक है और प्रबंधन अच्छा है। कुछ योजनाएं अगर बजट के बीच में आ जाते हैं तो थोड़ा अप डाउन तो होता है, लेकिन सरकार के वित्तीय प्रबंधन पटरी पर है और आने वाला समय में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि सभी कल्याणकारी योजनाओं को अब इतना, पहले तो बोल रहे थे कि नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, 2500 नहीं दे पाएंगे, दे दिए। अब सरकार की ओर से विधानसभा के अंदर बयान आ गया कि होली से पहले पैसा दे देंगे मैया सामान का, और मुझे जो जानकारी है कि जिलों में पैसा भेज दिया गया है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता था। तो जो लोग उसके इसमें नहीं है, उन लोगों की छटनी होना आवश्यक है। मुझे ऐसा लगता है कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को ही मिलना चाहिए। जिसको जो जरूरत है उसी को जरूरतमंद को मिलना चाहिए। अब इसमें शौकिये बहुत लोग भर के और ले लिए हैं, तो ये तो गलत है। मैं समझता हूँ आपको उतना आवश्यकता नहीं है 2500 रुपये महीना की, लेकिन जिसको आवश्यकता है उसको जरूर मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आपने देखा, यह थे झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और हमारे साथ कह सकते हैं कि आर्थिक मामलों के जानकार भी थे। उन्होंने साफ तौर पर 2-3 टर्म जो थे उन्होंने क्लियर किया। एक बहुत बड़ा सवाल इनसे लेंगे कि चूँकि वित्तीय प्रबंधन, सर आप भी जानते हैं, सबसे बड़ा अहम रोल रखता है कि भाई पैसा खर्च तो हम करेंगे ही, मद में डाल देंगे, मद में वो डाल देंगे, लेकिन आएगा कहाँ से? सबसे बड़ा सवाल है। प्रबंधन तो ये हो कि आएगा कहाँ से, तब ना हम खर्च करेंगे। मेरे पास अगर 100 रुपया है और हम अगर योजना चला रहे हैं 5000 का, तो भाई 5000 आएगा कहाँ से? एक सबसे बड़ा सवाल उठता है।
तो मैया सम्मान योजना, जैसा कि आपने सुना किशोर जी ने जो कहा, पैसे तो आएंगे हैं, या फिर रॉयल्टी की बात भी इन्होंने साफ तौर पे कही कि बहुत सारे 1,36,000 करोड़ की रॉयल्टी बाकी है, वो अगर मिल जाता है तो ये तो बात की बात है। लेकिन आखिर वित्तीय प्रबंधन में पैसे आएंगे कैसे और किस तरह से आते हैं? वित्तीय प्रबंधन के बारे में आपको ये बताते चलें कि राज्य अपेक्षाकृत यंग है और 25 साल ही हुए हैं, फिर भी वित्तीय समझ में दूसरे राज्यों से, जो बुजुर्ग राज्य हैं, उनसे बहुत आगे है। नीति आयोग ने अभी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक निकाला, माने कैसा फिस्कल हेल्थ है राज्यों का, उस पे झारखंड का स्थान चौथा आया पूरे देश में जो है। और फिस्कल प्रूडेंस में, वित्तीय विवेकशीलता में झारखंड पहले नंबर पे है पूरे देश में। तो वित्तीय समझ के बारे में जो राज्य की समझदारी है, उस पर क्वेश्चन करने का कोई सवाल नहीं उठता है। नीति आयोग ने नंबर 1 पे रखा है वित्तीय विवेकशीलता पे झारखंड को जो है। आपने कहा कि रेवेन्यू कहाँ से आएगा? रेवेन्यू बढ़ाना सरकार का चुनौती रहता है, हर सरकार के लिए चुनौती है, और बढ़ाया जाना जरूरी है। बढ़ाया जाना इसलिए जरूरी है कि डेली खर्चे बढ़ते हैं, तो उन खर्चों को कैसे मीट करेंगे अगर रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे। और ये भी रहता है कि हम जनता पे बर्डन भी नहीं डालें, जो है जनता पे टैक्स की भी नहीं करें। और राज्य की सीमाएं भी बहुत सीमित हैं कर संग्रहण की, जो उनकी कर की शक्ति कम दी गई और खर्च की जिम्मेदारी ज़्यादा दी गई राज्यों पे। कर की शक्ति जो है 38% कर वसूल करते हैं राज्य जो है, और खर्च करते हैं 60%, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य में तो 70% राज्य खर्च कर रहे हैं, करना पड़ता है। तो सरकार के सामने, राज्य सरकारों के सामने ये ज़्यादा बड़ी चुनौती है खर्चे को मीट करने का। तो इनको बढ़ाना चाहिए राजस्व, हर सरकार को अपना राजस्व बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर जो संभावना हम देखते हैं, पर्यटन अभी अनएक्सप्लोर्ड है, पर्यटन में बहुत सी संभावनाएं हैं, पर्यटन को बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। वनोपज जो है उस पर मने है, फूड प्रोसेसिंग है, और मिनरल में जो अभी जजमेंट आया है 2024 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा है कि राज्य रॉयल्टी लेवी कर सकते हैं। तो राज्य सरकार जो है लेवी लेने के लिए, रॉयल्टी वसूल करने के लिए कोई बिल ला सकती है, बिल लाना चाहिए, और बिल में उसके प्रॉपर शुल्क तय करना चाहिए ताकि राजस्व संग्रहण बढ़े रॉयल्टी के माध्यम से, खनन मिनरल राइट्स को देखते हुए। तो आपने सुना आर्थिक मामलों के जानकार, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हर एक सरकार के लिए चुनौती होती है कि पैसे कहाँ से आएँ, रेवेन्यू कहाँ से आए, और हर सरकार कुछ न कुछ कहीं न कहीं से जनता के भले के लिए रेवेन्यू लाती है, चाहे नई योजना चलाकर, या फिर किसी योजना में किसी को लाभ देकर, या फिर खनन हो, फिल्म उद्योग ने, जैसे कि इन्होंने अभी बताया कि झारखंड में बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वन उपज है, फिल्म उद्योग नीति भी है उसमें, कि अगर फिल्म उद्योग नीति अगर जल्दी से बन जाए तो बाहर के जो फिल्मकार हैं यहाँ आए, कुछ रेवेन्यू यहाँ भी जनरेट हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। हालांकि कल बजट आने वाला है, और कह सकते हैं कि एक अनुमान लगाया गया है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ का बजट होगा, और देखते हैं कल की बात, कल क्या आता है बजट सत्र में सामने। लेकिन एक अनुमान लगाया गया है कि जिस तरह से झारखंड की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से झारखंड के युवाओं को, यहाँ की जनता को ज़रूरत है, उस हिसाब से लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि इनके भले के लिए जो कुछ बेहतर हो वो हम लगातार करते रहें।